बच ना जानी हाय रे मेरे यार जानिया वे मैं मिन्नता तेरिया पानिया। असी लैके उजाड़ा उड़ जाना, असी लैके उजाड़ा उड़ जाना के शहर तेरे नहीं वसना। हो एक चुप लेके मर जाना है, एक चुप लेके मर जाना ते दुख तेनू नहीं दसना के शहर तेरे नहीं वसना, के शहर तेरे नहीं वसना। हेलो एंड वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ संदेश औलख शर्मा। देखिए, आज जो हमारे खास मेहमान हैं वो ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने संगीत की दुनिया, खासकर गज़ल की दुनिया में एक नज़ाकत भरी आवाज़ दी है और एक नया ही अंदाज पेश किया है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर करते हैं स्वागत शहजादा गज़ल कहे जाने वाले जैज़िम शर्मा का। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आप बताइए आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक है। एक तो जो आपको ये टैग मिला हुआ है ना, शहजादा गज़ल, बहुत ही अच्छा है। तो आपकी आवाज़ तो जितनी मैंने सुनी है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। तो कैसे मिला ये टैग और कैसा फीलिंग कैसी है? जहाँ तक टैग की बात है, ये बिकॉज जब मैं सारेगामापा में जब पार्टिसिपेट किया था मैंने 2012 में, सो इट वाज लाइक फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एनी रियलिटी शो कि कोई गज़ल सिंगर फाइनल्स में था। और तब मतलब ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि रियलिटी शो वालों को भी यकीन नहीं था, क्योंकि लोग इतना प्यार करते थे गज़ल्स को, क्योंकि कितने दफ़ा तो मुझे सबसे ज़्यादा वोट्स मिले और कितने मतलब वो जो एक ओवरऑल जो फील था, आई थिंक तभी से वो एक उन्होंने एक ये अवार्ड मुझे दिया था शहज़ादा गज़ल का। और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि गज़ल गाने की कोशिश बहुत लोग करते हैं, लेकिन गज़ल सबको एक्सेप्ट नहीं करती है। सो आई एम फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड कि गज़ल ने भी मुझे एक्सेप्ट किया और गज़ल की वजह से इतना नाम हुआ, और जो भी लोग गज़ल को प्यार करते हैं वो मुझे भी प्यार करते हैं। तो इस चीज़ की बहुत खुशी है। आपकी अभी जो आपका रिसेंट ट्रैक है बहुत खूबसूरत है, शहर तेरे। पहले हम दर्शकों के साथ 2 लाइनें हो जाए उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। असी लैके उजाड़ा उड़ जाना, असी लैके उजाड़ा उड़ जाना के शहर तेरे नहीं वसना। हो एक चुप लेके मर जाना है, एक चुप लेके मर जाना ते दुख तेनू नहीं दसना के शहर तेरे नहीं वसना, के शहर तेरे नहीं वसना। वाकई सच्ची, मतलब जो हम देखते हैं ना कि पूरा जो बन के तैयार होता है और जो एक रॉ होता है तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब जो मैंने वैसे वीडियो देखा है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत गाया आपने। बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। और इस गाने के लिए मैं विशाल जी का, जिन्होंने मुझे से ये गाना गवाया है और जिन्होंने कंपोज किया है, गुलजार साहब का, और मनीष मल्होत्रा प्रोडक्शन की ये मूवी है गुस्ताख इश्क, जो कि 28 को आ रही है। और मतलब आई एम सो फॉर्चुनेट कि जो मेरे पसंदीदा लोग हैं, जो एक्ट्रेस भी हैं, विजय वर्मा, फातिमा सना शेख, शारिब हाशमी और द ग्रेट नसीरुद्दीन शाह साहब, और एक बड़े अच्छे लोगों के बीच में ये गाना आया है और इतना प्यार सब लोग इस गाने को दे रहे हैं, तो इस चीज़ की बहुत खुशी है। अच्छा, आज का जो टाइम है ना, जैसे म्यूज़िक बहुत बदल रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, रैप की दुनिया है, बहुत कुछ अलग अलग टाइप का म्यूज़िक है जिसके बारे में इनफैक्ट हम जानते भी नहीं होते, इतना सारा कुछ म्यूज़िक है। ऐसे दौर में, म्यूज़िक के इस दौर में गज़ल को ज़िंदा रखना कितना चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग तो डेफिनेटली है, क्योंकि जो आपने बात बोली है कि वो दूसरा जो एक तरह की जो भेड़ चाल है वो बहुत ज़्यादा हो गई है।
बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मेलोडी होती है और जो रिच पोएट्री होती है उसका कोई भी सानी नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी चीज़ के साथ। और हमारा जो कल्चर है ये सब अच्छी शायरी, अच्छा संगीत हमारे कल्चर का हिस्सा है। और जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ गज़ल की, अगर मैं बात करूँ तो गज़ल का जो आई थिंक जो इतिहास भी है, और जैसे कैसे पर्शियन लैंग्वेज से स्टार्ट होके कैसे उर्दू में आई है, और वली दक्कनी साहब से उर्दू की शुरुआत हो के मीर तकी मीर साहब से होते, गालिब साहब से होते। आई थिंक बहुत ज़्यादा इसका जो मज़ा है शायरी का, मुझे ऐसे लगता है कि उर्दू शायरी का मज़ा ये जो गज़ल की जो सिन्फ है इसमें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो बहरें होती हैं, बहरों में वो एक पर्टिकुलर एक मीटर में ही उसको कहना और खूबसूरत अल्फाजों को जिस लिहाज से गज़ल में परोया जाता है, किसी और सिन्फ में ये हमें देखने को नहीं मिलता है। तो जहाँ तक कोशिश तो मेरी तो यही है कि बोझ वाली जो बात है वो ये है कि जो हमारा जेंजी है सो कॉल्ड, जो हमारा वो थोड़ा सा दूर है इससे ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये कभी भी मरेगा तो नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जैसे हमारे अंदर जो कुछ चीज़ें हमारे अंदर होती हैं ये सब चीज़ें हमारे अंदर ही हैं। बस वो जब अवेयरनेस लोगों में और ज़्यादा आएगी, जब बच्चे उस चीज़ को लेके अवेयर होंगे कि ये हम हैं बेसिकली, ये हमारा संगीत है, ये हमारी शायरी है, हमारा लिटरेचर है। क्योंकि वेस्टर्न को तो चलो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे भी वो एक भेड़ चाल में लग के जो जैसे भी कर रहे हैं, उनकी बीट्स उठा के एक रैप कल्चर, वो तो चलो वो भी एक अच्छी चीज़ है अगर अच्छे से पेश हो, बट इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया। और मुझे लगता है जब लोगों ने इसको अच्छे से पेश किया है तो लोगों ने इसको अप्रिशिएट हमेशा किया है। गज़ल्स में ना मिठास होती है, जैसे आपकी तो जो आप बात करते हैं ना उसमें बहुत मिठास है, बहुत मतलब ऐसा है कि गज़ल आप में या आप गज़ल में समा चुके हैं, आप इतना प्यार से मिठास से बोलते हैं ना, नरम नरम शब्द है ना। तो कभी ऐसा हुआ है कि कभी आप कॉन्सर्ट कर रहे हो या वैसे दोस्तों में बैठे हो तो किसी ने डिमांड रखी हो कि रैप म्यूज़िक हो जाए, कोई इंडी म्यूज़िक हो जाए, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, ऐसा है कि मतलब बचपन से ही सीखने के लिए ना, जो क्योंकि एक जो मेरा जो जहन बना हुआ है वो गज़ल वाला ही है, क्योंकि मैं हमेशा हर इंटरव्यू में ये बात बोलता हूँ कि हमारा जो सीखने वाला म्यूज़िक है वो हमारा शास्त्रीय संगीत है। तो शास्त्रीय संगीत सीखते सीखते जैसे मैं गज़ल में मेरा इंटरेस्ट आया, तो करके वो जो मेरी मेमोरीज हैं वो थोड़ा सा स्लो म्यूज़िक, थोड़ा सा लाइट म्यूज़िक, वो मेरी एक आवाज़ भी वैसी है। तो सबको पता है कि ये वो आदमी है। हालांकि मजाक के लिए वो मुझसे बोलते रहते हैं, जो आपने बात बोली कि थोड़ा सा कुछ और भी करो, कुछ चेंज करो, थोड़ा सा वो करो। हालांकि मैं एक्सपेरिमेंटेशन अभी मैंने की है थोड़ी सी स्टार्ट। सो क्योंकि बीइंग पंजाबी थोड़ा अजीब लगता है कि जो हमारी पंजाब की और पंजाबी संगीत की, पंजाबी लिटरेचर की जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है वर्ल्ड वाइड, वो बहुत अजीब है। लोगों को लगता है, क्योंकि बॉम्बे में जैसे रहता हूँ, कि वो पंजाब का मतलब बल्ले बल्ले शावा शावा या सिर्फ ढोल है, सिर्फ ये जो हथियारों वाले गाने है ना, डिग्रेडेशन ऑफ गर्ल्स, ये सब एक अजीब सी फुकरी मारते हैं जो हम पंजाबी लोग, वो चीज़ लोगों को लगता है कि यही है म्यूज़िक। बट मुझे लगता है इससे बहुत ही मतलब बहुत ही ऊपर है, क्योंकि आप सोच के देखिए सूफी संतों की ये धरती है ना, बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन, बाबा फरीद, अगर वो बात करें हम, अगर हम शास्त्रीय संगीत की बात करें, पटियाला घराना हमारे पंजाब का, जो मतलब जिसकी पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं लोग प्रणाम करते हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब जैसे लोगों को, जिन्होंने संगीत दिया है दुनिया को, मतलब वो था पंजाब। और आज की डेट में जो बेचारे एवरेज से सिंगर, जिनका मुझे लगता है सा भी अगर वो लगाने की कोशिश करें वो भी ना लगे, ऐसे लोगों को लोग उस्ताद बोल रहे हैं यहाँ पे। तो वो मुझे लगता है लोगों का थोड़ा सा अगर गिरावट थोड़ी सोच में आई है। बट मुझे लगता है कि ये जैसे हमारा ये स्टडी है सारा, जैसे कॉलेजेस में म्यूज़िक है, इधर उधर है, जब लोग फिर से वो चीज़ें पढ़ेंगे और इंटरेस्ट के साथ उसको देखेंगे, लिटरेचर को देखेंगे, तो उनको पता चलेगा कि असली यही है। बट हाँ, वही फिर से एक वरी है थोड़ी सी, बट वो हो जाएगा ओवरकम, आई एम श्योर। जो एग्जैक्ट म्यूजिक लवर होते हैं ना, जो ओजी म्यूजिक लवर, वो तो मतलब नहीं छोड़ सकते इन चीज़ों को। वो तो बेशक कोई भी नया ट्रेंड आ जाए, कोई भी नया म्यूजिक आ जाए, वो तो नहीं छोड़ेंगे। कोई भी नहीं छोड़ सकता, मुझे ऐसा लगता है बस लोगों तक चीज़ आ नहीं रही है। जो मुझे पर्सनली लगता है कि जैसे हम भी ट्रैक्स करते हैं अपने, चलो ये तो एक शहर तेरे, तो ये तो चलो बहुत बड़े पैमाने पे आया है, क्योंकि गुलजार साहब जैसे नाम, विशाल भारद्वाज जैसे, नसीर साहब जैसे नाम है इसमें। बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा रिकॉर्ड लेबल भी नहीं है इंडिया में जो ऐसे संगीत को अप्रिशिएट करता हो, जो सपोर्ट करता हो। तो इसलिए मतलब 2007
2017 के बाद ही मैंने अपना ही रेकॉर्ड लेबल स्टार्ट किया था, जैजिंग प्रोडक्शंस के नाम से, क्योंकि मैं क्या कितना देर हम लोगों को देखते रहेंगे। बिल्कुल। कि मतलब कोई देखे, या जितने भी रेकॉर्ड लेबल है उन्हीं सबका यही था यार, कोई रैप सॉन्ग लेके आओ या वो फिर हम आपको बजट दे देंगे, गज़ल को हम आपको बजट नहीं देंगे। वो फिर एक डिसीजन होता है आपका कि आपको क्या करना है, फिर एक भेड़ चाल का हिस्सा बन जाना है या एक अलग से एक छाप छोड़नी है। तो आई थिंक आज अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, तो गज़ल ने मुझे इतना दिया है, टू बी फ्रैंक कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे मैंने परफॉर्म नहीं किया हो। कोई मतलब इतना ज़्यादा, जब लोग इतने बड़े पैमाने पे सुनने के लिए आते हैं हमारे शोज़ में, अभी भी 22 तारीख को लंदन में है, तो मतलब जो बुज़ुर्गों से लेके जो बच्चों तक लोग आते हैं देखने, और एक ही चीज़ वो लोग बोलते हैं कि यू आर द होप ऑफ गज़ल, तो आप प्लीज़ ये छोड़ना मत। तब एक बड़ी जिम्मेदारी का एक एहसास होता है कि नहीं यार ठीक है, वो बहुत लोग हैं उसमें, गज़ल में कोई नहीं है। तो इसलिए एक चीज़ का ये अच्छा भी है, लोग कम तो शुरू से ही हैं, ऐसा नहीं है कि शुरू से ही बहुत लोग सुनते थे अच्छा म्यूज़िक। इस बात पे मुझे एक उनकी बात हमेशा याद आती है, विलायत खान साहब की, कि जब उनको ये बात पूछी किसी ने कि आपको ये डांस डूंस वाले शोज़ में लोग हज़ारों में आते हैं, ये जब क्लासिकल वाले शो में लोग इतने कम क्यों होते हैं, 500 से कम ही लोग रहते हैं या 1000 से कम होते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी, कहते पान के ठेले में और ज्वेलरी शॉप में इतना फ़र्क होना भी चाहिए। यस बिल्कुल, क्योंकि गज़ल का जो सुनकार होगा वो भी, उसका भी एक मेयार होगा ना। सभी कैसे, क्योंकि आप सोच के देखिए कैसे सब लोग पोइट्री को अप्रिशिएट करेंगे, गज़ल को अगर आपको अप्रिशिएट करना है तो आपको शायरी की नॉलेज के साथ साथ शास्त्रीय संगीत की भी नॉलेज होनी चाहिए। ओनली फिर वही सुनकार उसको अप्रिशिएट कर पाएगा। बिल्कुल। तो वो मास्टर्स का ये आर्ट नहीं है, ये शुरू से ही था। तो आई थिंक वो बस जो जेंजी का फिक्र है, बाकी तो लोग सब सुन ही रहे हैं, जेंजी थोड़ा सा अवेयर हो इसके लिए, और वो ज़्यादा इस चीज़ को जब अवेयर होगा तो वो डेफिनेटली प्यार करेगा। और वैसे भी जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, तो ये अभी थोड़ी सी जो जनरेशन है वो लग रहा है कि वो ट्रेंड के पीछे भाग रही है, लेकिन आगे आगे लग रहा है कि कुछ जो टैलेंट है वो भी बहुत उभर के आ रहा है ना। अब आप देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे रियलिटी शोज़ हैं। जब भी हम इंडियन आइडल देखते हैं, सारेगामापा, जो भी जैसे आते हैं शोज़, गाने बिलियंस में हैं आज के गाने। चलो मार्केटिंग करके, व्यूज़ वगैरह करके, जैसे भी हम सबको पता है वो कैसे होता है। आजकल तो आम से आम लोगों को भी पता है कि कैसे पैसे दे के व्यूज़ हराते हैं बेचारे सब लोग। लेकिन रियलिटी शोज़ में कोई भी आज का बिलियंस वाला गाना क्यों नहीं गाया जाता? किसी भी रियलिटी शो में, चाहे बच्चों का हो चाहे बड़ों का हो, वो गाने वही चल रहे हैं जिनमें मेलोडी है, जिनमें अच्छी शायरी है। यस, ये पॉइंट बहुत अच्छा है वैसे। एक भी आप एक भी बच्चा मुझे गाते हुआ दिखा दीजिए कि वो रैप कर रहा हो या हल्की शायरी कर रहा हो, अल्टीमेटली उनको भी पता है कि ये अच्छा म्यूजिक नहीं है। अगर हमें कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, जब हमने भी जब ऑडिशन दिया था, मैंने भी, तब हमने कितना सोचा था, कितना सोचते थे कि हमने क्या गाना है, कि हमारी एक रिप्रेजेंटेशन होनी है, कि हमारी एक एनर्जी बननी है, हमारा एक ऑरा बनना है। तब उसमें ये गाने कहाँ हैं जो आज के बड़े से बड़े लोग हैं? एक भी बंदे का गाना नहीं आपको सुनने को मिलेगा। बिल्कुल। लता जी से लेके, आशा जी से लेके, मोहम्मद रफ़ी, किशोर दा, या अरिजीत सिंह के, सोनू निगम जी के, जो इन लोगों के जो अच्छे अच्छे गाने हैं, वही लोगों के जहन में आते हैं जब भी कुछ किसी को गाने याद करने होते हैं, तैयार करने होते हैं अपने आप को पेश करने के लिए। वैसे भी जब मन शांति चाहिए ना, कि ऐसा चाहिए कि अच्छा माहौल, तब बंदा गजल की तरफ ही जाता है, मीठे मीठे सॉन्ग्स की तरफ ही जाता है। अच्छा, गजल में इतनी मिठास और इतना अच्छा होता है ना, जो मेंटल जो हमें सुकून चाहिए होता है ना, वो मिलता है। तो जब आपने कोई नई गज़ल स्टार्ट करनी होती है, कुछ नया शुरू करना होता है, तो आपका सबसे पहला फोकस क्या होता है? मेलोडी होती है, लिरिक्स होता है, या कुछ स्पेशल इमोशंस जुड़े होते हैं, क्या होता है? ये जो अपने पहले 2 लाइन्स बोले, मेलोडी और लिरिक्स, इससे बड़ी कुछ भी नहीं है। और हम कोशिश करें कि जो मौजू हो, जो टॉपिक हो गज़ल का, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि क्या है, बात तो वही होनी है, इश्क की बात होगी, है ना, विसाल की, हिजर की बातें वही हैं, टॉपिक प्यार की बात है ना, क्योंकि गज़ल का मतलब ही है अपनी महबूब से बातें करना। तो लेकिन उसको कितने अलग तरीके से आप पेश कर सकते हैं, वही है कि वो लफ्ज़ कुछ ऐसे हों जो शायर ने कुछ उसमें खेला हो अपने ना, मतलब एक माइंडसेट के साथ। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बस हम उसी में लगे रहते हैं कि थोड़े से वर्ड्स का एक जो मयार हो, बहुत हल्के वर्ड्स ना हो और बहुत मुश्किल वर्ड्स भी ना हो, कि आज का जो हम
बात कर रहे हैं कि अगर हमने अवेयर करना है लोगों को कि लोग सुने ही ना उसको, है ना, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी कंपोजिशन, ऑफ कोर्स कंपोजिशन ऐसी हो, उसमें एक सोल हो, उसमें करूदारी हो, अरेंजमेंट भी बिल्कुल ट्रेडिशनल ना हो कि लोग बिल्कुल, लोगों को लगे हम कुछ ओल्ड स्कूल चीज़ कुछ सुन रहे हैं। थोड़ा सा ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक का ब्लेंड हो, मेरा ये सोच रहती है। जितनी भी मैंने गज़ल की एल्बम्स भी की हैं, जितने मैंने सिंगल्स भी किए हैं, कि थोड़ा सा दोनों चीज़ों को मिशन के गज़ल का सोल जहाँ तक ना मरे, सोल को ना मरते हो, जितना म्यूज़िकली उसमें एक्सपेरिमेंटेशन हो सके, जितना मॉडर्न हो सके, तो लोगों को ऐसा ना लगे कि हम कुछ अलग सुन रहे हैं। जो अच्छा। एक बॉलीवुड गानों की, जो इंडी गानों की जो साउंड है, उसे बिल्कुल अलग साउंड ना हो, कि लोगों के एक दूसरी तरफ उसको रखें, उसको भी उसी का हिस्सा माने, वो भी एक मेन स्ट्रीम है। ओके, ये इंडी म्यूजिक है जो, तो उस पे क्या कहना है आपका? इंडी म्यूजिक बहुत ट्रेंड करता है। ये इसके लिए मैं आपको सच बताऊं, हमें पूरी दुनिया को पंजाबियों का थैंक्स करना चाहिए। ये मेरी सोच है, क्योंकि 90s के बाद, क्योंकि 90s तक तो बहुत ट्रेंड था, हमें सबको पता है, सिर्फ बॉलीवुड के ऊपर था इंडी म्यूजिक, जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक होता है, जो लोग अपने सिंगल्स जो निकालते थे, या जो ईपीज आती थी, एल्बम्स आती थी। लेकिन 90s के बाद बहुत गिरावट आई और लोगों ने इंडी म्यूजिक करना छोड़ दिया, क्योंकि कंपनीज वगैरह जो इन्वेस्ट करती थी, उन्होंने सबने छोड़ दिया था। आई थिंक पंजाबियों की हिम्मत थी जिन्होंने नहीं छोड़ा, और आज आप देख रहे हैं बॉलीवुड तक बेचारे वेट कर रहे हैं कि कोई पंजाबी गाना हिट हो, हम उसका रिक्रिएशन करें। हर मूवी में पंजाबी गाना जाएगा। पहले टॉप 10 सॉन्ग्स में से, चार्ट्स में से पहले 5 गाने पंजाबी हैं, छठा गाना शायद बॉलीवुड का आ रहा है। तो वो भी मतलब सिर्फ इनकी हिम्मत थी, क्योंकि इन लोगों ने अपनी जमीनें बेच के या जैसे भी करके हारे नहीं, करते रहे। ये एक कल्चर था, आई थिंक, ये भी पंजाब का, क्योंकि बॉलीवुड वाला तो उनके जहन में ही नहीं था पंजाबियों के कि हमने बॉलीवुड में गाने देने अपने, या वो देने, क्योंकि इधर ही उनको रहना था। और म्यूजिक के साथ प्यार था, तो गाने निकालने नहीं छोड़े इन्होंने। कंपनीज ने सपोर्ट किया नहीं किया, लेकिन अपने लेवल पे इन लोगों ने एक गेम जो है ये खेली है। मैं तो ये और ये हम लोग जब बॉम्बे में बैठ के बातें करते हैं, जब सब जगह से इंडिपेंडेंट म्यूजिक बंद हो गया था, पंजाब वाज द ओनली स्टेट जहाँ पे इंडिपेंडेंट म्यूजिक बंद नहीं हुआ। और आज इनको देखिए उस चीज का, यस, ये तो बिल्कुल सही है, इसका जो उनको फल जो मिल रहा है, इसका कोई पंजाबी छाए हुए हैं वर्ड वाइड। अब तो मतलब सुनते हैं तो अच्छा लगता है, मतलब पंजाबियों का नाम आता है तो हमेशा खुशी आती ही है। तो बीइंग अ पंजाबी या पंजाबी हो ना, तो बीइंग अ पंजाबी कैसी फीलिंग होती है? क्योंकि गज़ल में भी पंजाबी जगजीत सिंह जैसा एक बड़ा नाम था, गुलाम अली साहब, है ना, और आपका नाम है, इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, तो कैसा फील होता है बीइंग अ पंजाबी? आई थिंक पंजाबी होने का ना ये एक फ़ायदा है, क्योंकि जो हमारी भाषा है, हमें ना कोई भी भाषा अडॉप्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता जी। आई थिंक ये हमारा बचपन से जो स्कूलिंग है ना, जो आई थिंक गुरुमुखी, तो चलो जो हमारी लिपि है, और जो वैसे भी बोलना हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी सारे शब्द फारसी के भी हैं पंजाबी में, है ना, उर्दू के भी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो ये एक फ़ायदा होता है। और फीलिंग तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी हमेशा ही आई, क्योंकि अगर हम गज़ल की अगर मैं बात करूँ, तो गुलाम अली खान साहब, जगजीत साहब, नूर जहाँ जी, ये सब लोगों, ये क्या बड़ा इन लोगों ने काम किया है। और मेहंदी हसन साहब जो राजस्थानी थे, और उन्होंने भी पंजाबी भी बहुत गायक, पंजाबी उनके अंदर था। और जितने शास्त्रीय संगीत वाले लोगों का मैंने नाम लिया, वो तो सब शाम चौरासी, अगर हम घराने की बात करें, सलामत अली, नज़ाकत अली साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, मतलब चारों तरफ हम जिस भी फील्ड में देखें, तो पंजाबियों का बोलबाला तो बहुत जी बिल्कुल। तो अभी वीडियोस की जो मैं बात करूं, अभी जो रील्स कल्चर चला हुआ है, शॉर्ट वीडियोस कल्चर चला हुआ है, ये बहुत ट्रेंड करते हैं वीडियोस में, जिसने भी छाना है कुछ भी करो, वीडियोस आओ, एडिट करो और छा जाओ, और बाकी लक, है ना। आपको लगता है कि ये रील्स कल्चर और शॉर्ट वीडियोज़ है जो वो म्यूज़िक की डेप्थ को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये अभी सबकी ये धारणा ही हो चुकी है कि जितने भी अनफॉर्चुनेटली जितने भी लोग ये रेकॉर्ड लेबल्स में उस पोजीशंस पे हैं, जो लोग काम लोगों का सुनते हैं या देखते हैं, जो रिलीजेस करते हैं, जैसे A&R मैनेजर्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका जो बैकग्राउंड है ना, वो म्यूजिक का नहीं है। वो MBA वाले लोग बिठाए हुए हैं उन्होंने। अगर हम कभी भी बात करते हैं कुछ भी म्यूजिक की ना, यार हुक होना चाहिए, हुक होना चाहिए, वो सिर्फ हुक, उनका जो आपने बात बोली, सिर्फ 10 सेकेंड्स की बात, 10 सेकेंड्स वाली सोच होगी उनकी भी।
10 सेकंड का एक हुक बताओ गाने का क्या है। हम लोग जब मीटिंग्स करते रहते हैं, मैं कह ये तो पता नहीं है इनको, फिर अपने हिसाब से सुन के वो करते हैं, या मतलब उसमें म्यूजिक वाली सोच ना होके एक अजीब सी मार्केटिंग वाली सोच हो गई है। मैं कैसे तो ये लोग कैसे जिंदा रखेंगे म्यूजिक को, क्योंकि ऐसे तो फिर मुश्किल होगा। बट होप ये लोग थोड़ा सा म्यूजिक समझें और ऊपर वाले इनको थोड़ी सी बुद्धि दें कि म्यूजिक ठीक है, रील्स कल्चर ऑफ कोर्स ये है, जैसे पहले टेस्ट मैच होते थे 2020, वो तो एक है ही, वो तो रहेगा ही। बट संगीत का जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अगर रील भी अब 1.5 मिनट तक भी है, उसका ड्यूरेशन सिर्फ 10 सेकंड नहीं है, अगर कोई चीज़ अगर अच्छे से पेश हो रही है तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ 10-10 सेकंड वाली सोच नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो वो हो जाता ना कि जिसने शॉर्ट टर्म में जल्दी फेमस होना हो, आजकल का तो यही फंडा हो गया हुआ है ना। बट आप देखते हैं ना, जब ये रील्स वाले आर्टिस्ट जो, लेकिन जब उनको कहीं लाइव कॉन्सर्ट करना पड़ता है बेचारे, वहाँ पे फिर एकदम से, हालांकि हमारे पंजाबी सिंगर्स के भी कुछ वीडियोस जब सामने आते हैं, क्योंकि क्या है ना, सब लोग अपने स्टूडियो में तो अच्छा आवाज प्रोसेस करके ऑटो ट्यून वगैरह लगा के अच्छा सा सुर में कर लेते हैं। जब कभी लाइव आ जाते हैं, हालांकि लाइव भी अभी ऑटो ट्यून तो शुरू से इट्स हार्डवेयर ऑल्सो, थोड़ा सा और अगर अपने आप को अपडेट करें तो वो हार्डवेयर में भी आ जाता है। तो मतलब लाइव भी अगर अब ऑटो ट्यून्स में चल सकता है, सुर में गाते हैं लोग, करते हैं यूज, तो मतलब लाइव भी सुर में आएगा बाहर। तो बट ठीक है, बट वो जब वो चीज़ें आई थिंक रियाज तो रियाज ही है, वो सिर्फ बिल्कुल रील्स वाली सोच या बिल्कुल एक स्टूडियो में बैठने वाली सोच के साथ जब रॉनेस, जो एक अर्दीनेस जो होता है, वो जब नहीं होता ना, तब ये चीज़ें फिर लोग इतना हैरान होते हैं, यार ये तो इतना अच्छा गाता था, तो लाइव इतना बेसुरा, फिर लोग वो वाली रील्स डालना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो बैकलैश आ जाता है सारा, वो फिर उधर आ जाता है जी। तो वही है सबके लिए कि रियाज से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और म्यूजिक में इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना मर्जी आप डिज़ाइन कर लो, जितना मर्जी आप वो कर लो, अगर आपका रियाज नहीं है, अगर आपका वो लाइव में वो चीज़ नहीं है ना, ठीक है, जितनी देर तक ये दिखावा चल रहा है, कभी ना कभी तो वो खुलेगा ही, और जिस दिन खुलेगा आप फिर मारे जाओगे। आपका रियाज का क्या पैटर्न है? कोई फिक्स नहीं है, हालांकि फिक्स होना चाहिए, क्योंकि मेरे मुझे शौक ज़्यादा है म्यूज़िक में, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि आई यूज्ड टू कंपोज, आई सिंग, आई अरेंज ऑल्सो, मैं म्यूजिक अरेंज भी करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ, और मिक्स मास्टरिंग पे भी खुद बैठता हूँ। और जो जितने डिपार्टमेंट्स हैं संगीत, उसमें हर में मैं थोड़ा थोड़ा हमेशा होता हूँ, मतलब मैं खुद होता हूँ उसमें, तो उसकी वजह से कुछ फिक्स टाइम नहीं होता, क्योंकि जब हमारे कॉन्सर्ट्स होते हैं तब किसी रात को कभी लेट हो गए, फिर कंपोजिशन कभी रात को 4 बजे जहन में आ गई, फिर बैठ गए स्टूडियो में, तो कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा रियाज हो उतना ही कम है। जब आप म्यूजिक से थोड़े साइड होते हैं, म्यूजिक नहीं कर रहे होते, तब आपको क्या करना पसंद है? हाँ, म्यूजिक से जैसे मैंने बताया डिपार्टमेंट ही इतने ज़्यादा है जिसमें टाइम नहीं मिलता इन्वॉल्व हो। हाँ, बट फिर भी मुझे मूवीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है, घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है वही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे सुकून देती है। जब मैं अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ें, हर पर्टिकुलर, जैसे लंदन में अभी हूँ मैं, कभी कनाडा जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, हर शहर का कुछ ब्यूटी है जो मैं फील करता हूँ, तो वो उस चीज़ का मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन, अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए तो किस पुराने गजल गायक के ज़माने में जाना चाहेंगे आप? ये 2 लोग जो मेहंदी हसन साहब और पता है, मैंने अपना यही ऑप्शन रखे थे, मेहंदी हसन साहब और जगजीत सिंह जी। मेहंदी हसन साहब, क्योंकि उनसे शुरू हुआ है ये। उनकी कोई गजल हो जाए? जी डेफिनेटली, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट गजल है, जो कि अहमद फराज साहब की लिखी है। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के
लिए आ रंजिश ही सही। बहुत खूबसूरत। अच्छा, एक क्वेश्चन वैसे मैंने वाइंड अप करना था, लेकिन एक क्वेश्चन आपके गाते गाते ना मुझे याद आ गया। कभी ऐसा हुआ है कि लाइव कॉन्सर्ट कर रहे हो कि कोई जैसे सुर बदल गया हो, मतलब मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग मैं समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। मेरा जैसे होता है ना कि मैं बोलते बोलते फंबल ले जाऊँ, ऐसे, तो उसको कवर अप कैसे करते हो आप? वो तो हो जाता है क्योंकि जब क्या वो जब बेसिकली हारमोनियम हाथ में होता है ना, हाँ, वो फिर वो हो जाता ऐसा होता है कि कोई सुर कोई और पकड़ लिया, बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। ऑडियंस को नहीं पता चलता होगा। ऑडियंस को इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि हमें पता है उससे वापस कैसे आना है। बेसिकली जैसे राग होता है ना, रागों में एक पद्धति होती है मूर्छना। मूर्छना में क्या कि सा सा रे गा मा पा धा नि धा पा मा गा रे सा, ये बिलावल है। अगर आप रे को सा मान लेते हो फिर राग चेंज हो जाता है। जब गा को सा मान लो फिर राग चेंज फिर राग चेंज होता है। और ऐसी स्केल्स होते हैं जैसे मेजर, माइनर, ऑग्यूमेंटेड, डिमिनिश, वो चीज़ें भी सब हमने जैसे सीखी हैं। तो मेरे को पता अगर कुछ अलग सुर लग भी गया तो उससे कैसे वो कॉर्ड्स चेंज करके कैसे फिर से उसमें आना, एक ब्रिज बना के उसका। तो यही सबसे बड़ा टैलेंट होता है, क्योंकि कोई वैसे आ जाए तो नहीं बंदा कोई पकड़ सकता होता, लेकिन ये तो फिर आपको बहुत हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए ना इसमें। जी बिल्कुल। क्योंकि बेसिकली कॉर्ड्स की भी नॉलेज, फिर राग की भी, अगर कोई राग का अलग सुर जैसे सा जैसे सा नी रे गा मा पा मा रे गा रे नी धा नी रे गा गा रे सा, अगर ये शमन राग है ना, तो यमन में सपोज करो धैवत कोमल लग गया जो बिल्कुल ही अलग हो गया, नी रे गा मा धा नी सा नी धा पा, अब सा नी धा पा सा नी धा पा मा रे गा नी धा नी रे, फिर उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम और करके, फिर एक एक सुर चेंज करके फिर उधर आ जाएंगे कि ऐसे लगे कि जानबूझ के नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ, इसने जानबूझ के ऐसे किया। उसको एक दूसरा रूप दे देते हैं हम। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके ना। जो जब आप गाते थे तब तो ऐसा लगता था कि आपको रोके ना कि आप गाते रहो, सच में मतलब आपको गॉड गिफ्ट है इतनी खूबसूरत, और आपका टैलेंट बहुत अच्छा है। तो जो न्यू कमर्स हैं, न्यू टैलेंट है, जो कहीं ना कहीं जिनको एक रास्ता नहीं मिल पाता, जो स्पेशली गज़ल लवर्स हैं, जो गज़ल जिनमें वो टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वही चीज़ है ना, रेस में थोड़ा सा भाग दौड़ भीड़ चाल जो भी बोल दो, फंस जाते हैं, उनको आप कैसे गाइड करना चाहोगे? गाइड तो क्या, सबसे पहले तो एक ही चीज़ है कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो हमारा सीखने वाला संगीत है वो शास्त्रीय संगीत है। कोई भी आपके जिस भी आप शहर में हैं, एक अच्छा उस्ताद ढूंढिए, क्योंकि आजकल ये यूट्यूब से भी लोगों ने सीखना स्टार्ट कर दिया, वो बात नहीं बनती उसमें, टू बी फ्रैंक। और जो जैसे होता है ना गुरु शिष्य पद्धति के अनुसार, जब सामने सामने बैठ के आप जब सीखते हैं बहुत उसका फ़र्क होता है। तो बस यही उनसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी उस्ताद से पहले सीखिए। शास्त्रीय संगीत सीखते सीखते जब आपको लगे कि वेदर यू वांट टू सिंग गज़ल्स, यू वांट टू सिंग बॉलीवुड भजन्स, एनीथिंग जिस पे भी आपका इंटरेस्ट है, या सूफ़ी पे या कव्वाली आपको करनी है, लेकिन उसका बेस हमारा शास्त्रीय संगीत है, वो सीखिए। अगर गज़ल में आना, फिर आपको शेर व शायरी का शौक़ होना चाहिए, आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। जितने भी मैंने जैसे बताया, वली तकनी साहब से लेके मीर तकी मीर, जितने भी बड़े बड़े शायर हैं, उनको आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि क्या है शायरी, क्या है। और जब आप पढ़ेंगे, जब आपके रागदारी की नॉलेज और आपकी शायरी की नॉलेज जब एक साथ मिलेगी, फिर आपका एक स्टाइल बनेगा। गज़ल आपको कैसे परफॉर्म करनी है, लाइक किस स्टाइल में आपको अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे बस ये किसी को कॉपी मत आप कीजिए, क्योंकि जो लोग कॉपी करते हैं वो मुझे अजीब से लगते हैं, वो मुझे पसंद नहीं लगता कि वो तो एक चीज़ हो चुकी है। गुलाम अली खान साहब लाइक वो मेरी इंस्पिरेशन है, मैं उनको बहुत सुनता हूँ, उन्हीं को सुन के मैं गज़ल में आऊँ, लेकिन मैं उनको कॉपी करने की कोशिश नहीं करता हूँ कि उन्होंने कहाँ पे उन्होंने सांस लिया है, या मैं देखता हूँ लोग उनका सांस भी कॉपी करते हैं, बिल्कुल हूबहू वैसे करना। वो मुझे लगता है थोड़ा सा कॉपी कैट से ना आपका बड़ा बनना मुश्किल हो जाता है, फिर आप एक उसी में शेडो में ही रहते हैं। और बस कॉपी मत, एक ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, ग्रैस्प कीजिए और अच्छे से सीखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शायरी पढ़िए। आई थिंक ऊपर वाला खुद ब खुद आपको एक मंजिल दे देता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैंने मशहूर होना है, कि गज़ल में मुझे था कि मुझे सीखना है। एक ही दौड़ थी बस लाइफ की। जब मैं पंजाब में था, पंजाब में मुझे जहाँ जहाँ लगा संगीत है, 1 साल मैं जलंधर में रहा, फिर 1 साल मलेरकोटला में रहा, फिर मैं मास्टर्स करने के लिए
बॉम्बे गया, तो जहाँ जहाँ मुझे लगा, फिर मैं 1 महीना बंगाल गया ठुमरिया सीखने के लिए। ओह। वो एक जो दौड़ थी वो सीखने की थी, फिर ऊपर वाला खुद ब खुद आपको एक मुकद्दर है ऑफ कोर्स, बिल्कुल। जब उसको आपको चीज़ देनी है ना, वो आपको दे ही देगा। आप खुद मशहूर होने के लिए अगर आप सीखते हैं ना, आजकल जैसे देते हैं यार मुझे गिटार सीखनी है, मुझे लड़कियों को इम्प्रेस करना है, वो जो वो थॉट प्रोसेस ही वो ठीक नहीं है। बिल्कुल। इम्प्रेस करने वाला थॉट या मशहूर होने वाला थॉट, आपको अपनी आत्मा की शांत, आत्मा की मतलब कहते हैं कि फूड, लाइक म्यूजिक इज फूड ऑफ सोल, है ना। तो ये रूह की खुराक के लिए आपको सीखना है। अगर आपका इंटरेस्ट है तभी इस फील्ड में आइए, पहले ही मशहूर होने वाली सोच के साथ ना आइए, और ऑफ कोर्स बाकी तो फिर ऊपर वाला आपके साथ रहेगा ही। जी बिल्कुल, और इतना अच्छा लगा ना आपसे बात करके, सच्ची बहुत एक बात करने का आपके जो पॉइंट्स थे वो बहुत अच्छे थे। आवाज़ आपकी बहुत खूबसूरत है। जो म्यूज़िक लवर्स है ना जी, जो सूफ़ी म्यूज़िक लवर्स है, गज़ल लवर्स हैं, उनके लिए तो आज का हमारा जो ये शो है बहुत उनके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छा हमें लगा पर्सनली, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। जाते जाते फैंस के लिए, ऑडियंस के लिए कोई ख़ास मैसेज तो यही है कि जो भी लोग अच्छा संगीत कर रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की है कि रैप कल्चर, ये कल्चर तभी आ रहा है कि हम अच्छे आर्टिस्टों को इग्नोर कर रहे हैं, कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग क्लासिकल म्यूज़िक को लेके चल रहे हैं, जो गज़ल को, हमारा उपशास्त्रीय संगीत, जो मुझे लगता है जो हमारा धरोहर है, जो हमारा कल्चर है, उन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। कई बार मुझे हमारे लिए भी फील होता है, हम लोग कई बार ना वो मजाक में अजीब से जो कॉमेडियन लोग होते हैं उनका ज़्यादा शेयर कर देते हैं। जैसे कुछ अजीब से कैरेक्टर्स हैं, नाम तो क्या लेने, है ना, वो हमारे एक एंटरटेनमेंट के लिए, हंसी मजाक के लिए। लेकिन मुझे पर्सनली मैं ये सोचता हूँ उनको हिट करने के लिए या एक मनोरंजन के लिए हम असली लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। जो भी लोग अच्छा काम करें, जहाँ पे भी आपको लगे, उनको और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और सिंगर्स के लिए तो मैंने बताया, आप सीख के आइए और अच्छा संगीत फिर से फैलाइए, फिर से जो हमारा इंडियंस, वी आर रिच बिकॉज ऑफ अवर कल्चर, और पूरे दुनिया को बताइए कि हम क्या हैं। जी, थैंक यू सो मच आज़िम, थैंक यू सो मच। तो ज़रूर ऐसे म्यूज़िक को, इतना खूबसूरत म्यूज़िक है, इसको आप इंजॉय भी कीजिए और सपोर्ट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।